पेरेंटिंग स्टाइल्स पे, बच्चे और वालिदैन का आपस में रिलेशनशिप और कितना हेल्दी हो सकता है, कितना हेल्दी हम इसको रख सकते हैं, किस तरह बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। आप दोनों से बड़े इंटरेस्टिंग हमारी ये कॉन्वर्जेसन होने वाली है। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि बच्चे की बात तो तब आती है ना व्हेन यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर किड्स। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले शादी हुई तो शादी के बाद ससुराल और रिलेटिव्स का प्रेशर, बच्चे क्यों नहीं, बच्चा कर लो ना, बच्चे क्यों नहीं, बच्चा। तो उसमें कपल मेंटली रेडी होता है, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली रेडी होता है टू हैव अ किड, क्योंकि अगर वो उस तरह रेडी नहीं होगा तो फिर बच्चे को ना वो जैसे कहते हैं ना वैसी अपब्रिंगिंग नहीं होती, वो प्लानिंग नहीं होती है, वो उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है एक हेल्दी नरिशमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक अडल्ट जब न्यू बॉर्न बेबी को, जो मेंटली स्ट्रेस के साथ साथ उसको फिजिकली ग्रोथ चाहिए होती है, वो नहीं डेवलप हो पाती। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड होते हैं कि भाई ये खर्चे वो खर्चे, इस तरीके से उस तरीके से। तो माइंड जो है उसको बहुत अच्छे से प्लानिंग करके अगर किया जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट जाती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। मैम, यू बीइंग अ लाइफ कोच, आप मुझे एक बात बताइए। एक बात है जो हम लोग कॉमनली सुनते आते हैं, कुछ नहीं बच्चा तो अपना रिस्क साथ में लेकर आता है। ये वो बात है जो बहुत कॉमनली सुनी जाती है, कुछ नहीं होता, बच्चे करो, बच्चा अपना रिस्क साथ लेकर आता है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें, ज़रूर लेकर आते हैं हम सब अपनी किस्मत, अपना रिस्क सब साथ लेकर आते हैं, लेकिन अगर यही बात है तो कितने बच्चे रात को बगैर खाए सोते हैं, तो क्या उनका रिस्क नहीं है? उनका रिस्क होगा लेकिन लिमिटेड होगा, राइट? आपने देखा तो नहीं ना वो कितना क्या लेकर आया है। और रिस्क में अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियली थोड़ी होती है रिस्क तो आपका हर तरह से एक फुलफिलमेंट का वो मतलब है ना उसका। तो अगर वो आपको नहीं मिल रही या उस बच्चे को नहीं मिल पा रही तो या तो उसके नसीब में कम लिखी हुई है, और ये हम बच्चे के पैदा होने से पहले कैसे जांच कर सकते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना? बिल्कुल। I always think that कि आप सब लोगों को बोलते हैं नहीं करो बच्चे। हम रिस्क की जब बात करते हैं तो रिस्क के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ जहन में आती है, वो है बच्चे का खाना पीना, उसके अच्छे कपड़े, अच्छा स्कूल, ये चीज़ें जो बेसिकली फोकस की जाती हैं। बिल्कुल, इस पे जो एक्सपेंसेस हैं उस पे फोकस किया जाता है। और अगर हम रिस्क को डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है कि बच्चे की तमाम जो इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, उसकी स्पिरिचुअल तमाम पूरी वेलबींग के लिए जो उसकी ज़रूरियात हैं वो तमाम चीज़ें रिस्क में आती हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, जो फादर और मदर जो एज अ कपल उन्होंने अब स्टार्ट की है अपनी ज़िंदगी, वो कितना मेंटली इमोशनली प्रिपेयर्ड हैं, वो कितने हेल्दी हैं। होता यह है फाइनेंशियली तो सब अपने आप को सेट कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए फादर और मदर एब्सेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द होम। पता क्या होता है, कॉट और कपड़े तो सब ले लेते हैं एग्जैक्टली, लेकिन आप इस तरह प्रिपेयर नहीं होते कि आपने 7-8 महीने रात को सिर्फ 1 घंटा सो के गुजारना है और सुबह में पूरा काम भी करना है, और आपने इतनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, इस चीज़ के लिए ना मदर प्रिपेयर होती है ना फादर तो होते ही नहीं है। बिल्कुल, और इसमें बहुत जो बड़ा बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि फिर वो ये माइंडसेट यही होता है ना कि लाइफ जैसी चल रही हो उसके बारे में अगर प्लानिंग, कमरे में जाके सो रहे हो तुम उसको सुला लो। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारी खवातीन के साथ होता है। बच्चा आपका भी है भाई, आप भी देखो, नहीं मुझे सुबह काम पे जाना है, उन खातून ने सुबह उठ के अगर उन्होंने भी काम पे जाना है या उन्होंने पूरे घर का काम करना है, शी नीड्स टू हैव सम रेस्ट टू, लेकिन इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आती। और हमारे माशरे में जो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि माँ जब माँ बन जाएगी, एक औरत माँ बन जाएगी तो अब उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब वो अपनी नीड्स का ख्याल नहीं रखेगी, वो खुद नहीं सोएगी, बच्चे को सुलाएगी, वो खुद नहीं खाएगी, बच्चे को खिलाएगी। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं उससे होता ये है कि माएँ बिल्कुल इमोशनली ड्रेन्ड हो जाती हैं। फादर की तरह से फादर का जो एक मेंटालिटी जो हमारे माशरे में चल रही है कि फ़ादर ने कमाना है, बस दैट्स इट। फिर वो कमाने जाते हैं, वो घर पे आते हैं और फिर या तो दोस्तों के पास चले जाते हैं, मोबाइल पे जो है वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और उसके बाद यूजुअली क्या होता है कि मदर्स जो कि पूरा दिन घर पे चल रही हैं वो इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुकी होती हैं, उनके पास कोई होता नहीं है जो उनकी बात सुन सके, जो है थोड़ा सा उनका हेल्पिंग हैंड हो या उनकी इमोशनल नीड्स पूरी और फिर माओं को सिर्फ अपने बच्चों को डील नहीं करना, उन्हें अपने हस्बैंड को भी अटेंड करना है और जो बाकी रिलेटिव्स हैं ससुराल है उसको भी अटेंड, और घर में कोई गेस्ट वेस्ट आ गया उसको भी देखना है, मासी के भी मसले, पड़ोसियों के भी मसले। और अगर वर्किंग मदर्स हैं तो उनके कम्युनिकेशन गैप इस कदर है हर लेवल पे, अब तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, चाहे वो आपके हस्बैंड्स के साथ हो, फैमिली के दूसरे लोगों के साथ हो, या बच्चों के साथ हो, या फिर बच्चों के साथ उनके स्कूल की ही बात करनी हो, तो वी हैव वेरी शॉर्ट एंड लिमिटेड टाइम। और इमोशनली तो बहुत ही दूर चले गए, इमोशनली तो हम किसी के लिए सोचते ही नहीं हैं, हम जो भी सोचते हैं लॉजिकल सोचते हैं और टू द पॉइंट बात करने पे आ जाए तो आप इंसान को नहीं समझ पाते, बाकी चीज़ों का टाइम तो आप जब नहीं समझते तो फिर वो जो रिग्रेट
ग्रजेस, रिवेंज, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं, ये आपको लोअर लेवल से नज़र आएंगी। तो रिग्रेट और फिर जो रिवेंज है ना, वो उसका कॉम्बिनेशन जाके आता है कि फिर वो स्ट्रेस भी होगा, वो एंजाइटी भी होगी, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको कोई अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिर आपका जो वर्कलोड है बाहर का, प्लस घर में जो आपको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, सुनने को भी तैयार नहीं है, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर बच्चा क्यों पैदा किया, ये सवाल आता है। बच्चा फिर क्यों पैदा किया? पहले तो पीछे पड़े हुए थे बच्चा पैदा करो बच्चा, फिर बच्चा क्यों पैदा किया अगर ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते? तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो सोसाइटी और इमीडिएट फैमिली का जो रोल होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मैम। बच्चा क्यों पैदा किया, मुझे लगता है ये एक जो क्वेश्चन है जिस पर हमें बात करके मुझे लगता है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होना है और ये इंसान की एक फितरी ख्वाहिश है। किया जाता है प्रेशराइज वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये इंसान की फितरी ख्वाहिश है। नेचुरली अगर हम देखें तो ये इंसान की ख्वाहिश होती है एग्जैक्टली फैमिली अपनी बढ़ानी है। हाँ, उसके लिए प्रिपेयर करना है किस तरह से, ये डिसाइड करना है कि बी प्रोएक्टिव। अगर आप फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं तो व्हाई आर यू गेटिंग मैरिड, आपका पर्पस क्या है? फिर अगर आप फैमिली अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं, फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो वाई आर यू गोइंग टू हैव बेबीज। और फिर अगर आपके पास एक पूरा इंसान जो दुनिया में आएगा, ही इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, तो उसके साथ एग्जैक्टली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिल करने के लिए आपने अपने आप को कितना इक्विप किया है, व्हाट डू यू नो अबाउट पेरेंटिंग। और हमारे पास पेरेंटिंग को सीखने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि लोग तैयार होते। इवन के जब हमारे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हम क्या करें? हमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बच्चा जो कि दुनिया में आया है वो बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कोई इश्यूज़ नहीं है। पेरेंट्स हैं जिन्हें अपने बिलीव्स पर काम करने की ज़रूरत है, अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स को ठीक करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है कि बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं, ट्रॉमाज होते हैं जो कि पीछे से चलते चले आ रहे होते हैं, जिन पे पेरेंट्स काम नहीं कर पाते, तो उन पे काम करने की ज़रूरत है। पता होता वो उसी ट्रॉमा का शिकार होकर वैसे बच्चों को ट्रीट, और वो ट्रॉमास फिर आगे मुंतकिल होते चले जाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। मैम, करियर काउंसलिंग की तरफ अगर हम थोड़ा सा आएँ तो करियर काउंसलिंग एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात भी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू भी है, बट पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी का करियर बच्चे को मत बताएं, लेट अ किड डिसाइड। मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट तक तो आपको अक्ल ही नहीं होती कि क्या डिसाइड करें। हाँ, वो मेरा दोस्त वो कर रहा है, मेरी दोस्त वो कर रही है, चलो हाँ ठीक, मैं भी ये करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि उसके मामू के चचा के भतीजे ने ये बताया था, यू नो। तो ये वाली चीज़ें हम सुन सुन के जो है ना करियर सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस जब वो 40 के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यू आर नॉट मेंट फॉर दिस फील्ड, तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आपको जब करियर काउंसलिंग चाहिए थी सही प्रॉपर, तब नहीं हो सकी। तो करियर काउंसलिंग आप कैसे करते हैं? ये करियर काउंसलिंग के लिए तो पहले आप उस पर्सन की पर्सनालिटी, क्योंकि उसकी अपनी डिज़ायर, नीड्स और कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब आप फैमिली से कनेक्टेड है, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, चले पेरेंट्स में से किसी ने अगर डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था तो उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि हमारे बच्चे जो है वो कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने। अब वो बच्चा जो है सपोज उसको म्यूज़िक पसंद है या एक्टिंग पसंद है, सभी को होती है, तो वो ये कहते हैं तुम्हें यही काम शुरू, ये कोई काम है, इनको काम है, ये कोई काम है। अभी भी कहते हैं जब हम करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भाई शौक के तौर पे तो ठीक है तुम, लेकिन तुमने ये बनना नहीं है। देखो तुम्हारे मामू की बेटी ये बन गई है, तुम्हारे चाचा का बेटा ये बन गया है। अब वो क्या होता है, वो बच्चा फोर्सफुली तो चला जाता है करने के लिए कि भाई हाँ, अब वो मेंटली अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्किल्स, जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं, जो स्ट्रेंथ होती हैं, वो कभी रिकग्नाइज नहीं कर सकता। मैम एक बात, सिर्फ एक बात, अभी हमने जिस तरह बात की एक्टिंग, म्यूज़िक और ये सारी क्रिएटिव फील्ड्स, ये ना आई थिंक हर इंसान के अंदर एक एलिमेंट होता है, हर इंसान के अंदर, हर इंसान चाहता है, हर इंसान इस तरफ अट्रैक्टेड होता है और करना चाहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम इसको करियर की तरह लें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में देखें तो अगर इस चीज़ को एज अ करियर लिया जाए तो इट्स अ फ्लॉप। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता ना इसको, सपोर्ट नहीं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, और फिर इवन के हमारे पास तो इंडस्ट्री, स्कूल कॉलेजेस में भी ये चीज़ बहुत लोअर लेवल पे, पहले जो हम टीचर्स वगैरह थे वो बता देते थे, अब तो प्रॉपर काउंसलिंग दी जाती है कुछ लेवल पे, या कुछ लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, लेकिन स्टिल लोग जो है ना उनका कुछ माइंड सेट होता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी वैल्यू है, मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी वैल्यू है। मैम क्लास 9th का बच्चा क्या एज होगी, 14-15 साल का होता है, 13-14-15, उसके सामने रख दिया जाता है ये बायो है, ये कंप्यूटर है, क्या लेना है बेटा?
बच्चा कहता है कंप्यूटर चल रहा है आजकल, चलो कंप्यूटर। बायोलॉजी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ की बायोलॉजी समझना कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी उसको है कि इन्फॉर्मेशन का ज़माना है तो मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ, तो वो बायोलॉजी से बिल्कुल कट के वो इन्फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। और उसे कल को ये भी नहीं पता होता कि मच्छर आपको काटता है तो वो जगह सूजती क्यों है, क्योंकि उसने बायोलॉजी पढ़ी नहीं, और उसकी वो माइंड स्किल में होते ही नहीं, यानी कि उसके माइंड जो उसकी एबिलिटी और उसकी चीज़ में नहीं होता है। तो करियर का काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि हम बच्चे की नीड्स और बच्चे की एबिलिटीज़ को देखते हुए उसे सजेस्ट करें कि भाई दिस इज़ द फील्ड, दिस इज़ द एक्सपोजर, कि जहाँ तुम अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हो, तुम्हें आगे फ्यूचर भी अच्छा डेवलप मिलेगा। उसके माइंड को थोड़ा सा उस पाथ पे लेकर आना होता है। बेसिकली हम उसको वो पाथ फॉलो करना सिखाते हैं कि यस दिस इज़ द राइट डायरेक्शन, ये तुमने इस पे फोकस करना है। फिर उसका फोकस जब होता है तो फिर वो सक्सेसफुल होता है। फोकस नहीं होता तो वो डिस्ट्रैक्ट रहता है, वो जगल करता रहता है, कभी वो कहता है ये अच्छा है, कभी वो कहता है ये अच्छा है। स्टिल 9th-10th के बच्चे यही करते हैं। पॉइंट पे होता है जहाँ पे इसका फोकस शिफ्ट होता रहता है। वो कभी भी आप बिल्कुल करता है। छोटे से बच्चे का आप फोकस कैसे डेवलप करो, वो तो नहीं कर सकते, वो एक एज के बाद ही उसका डेवलप होगा। छोटा बच्चा तो इधर से उधर, वो एक टॉय के बीच में दूसरा टॉय हॉप करता रहता है, तो आप सोचो उसका तो फोकस का तो वैसी प्रॉब्लम है। यही तो मसला है। हम जब करते हैं बच्चों के साथ काउंसलिंग तो हम यही पूछते हैं कि बेटा आपके शौक क्या हैं, आपको पसंद क्या है, अब बनना क्या चाहते हो। वो तो जो सुना वो होता है ना, उसमें जो ज्यादा एक्सपोजर होता है चाहती हूँ वो यही तो, ये तो बहुत कम है। बस यही सुनने को मिलता है। आपको उनसे कोई क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में नहीं बने, लेकिन वहाँ पे रिसर्च नहीं है ना, वहाँ पे आप लोग रिसर्च बेस नहीं है, रिसर्च नहीं करते। फिर ज़्यादातर तो मैं जो हायर ग्रेड्स के होते हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जाओ तुम पहले सर्च करके आओ तुम्हें कौन कौन सी फील्ड्स मिलती हैं। तो ये कहते हैं मिस बहुत कुछ है इसमें, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इस तरीके से ओपन मार्केट है, इसमें हर चीज़ उनको फैसिनेट कर रही होती है। सही। इस पे अभी हम बात करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही केस होता है सारे बच्चों के साथ। एक तो उनको पता ही नहीं होता कि ये भी कोई फील्ड्स है, और पता भी चलते तो ये समझ नहीं आता कि उनके एलिजिबल है कि भी नहीं है, या उनको परस्यू करना चाहिए, या अगर वो पाकिस्तान में हो रही है, या अपना काम और जॉब, इन दो के बीच में डिफरेंस भी नहीं समझ में आ रहा होता है लोगों को। हमको हमारे सोशल मीडिया फॉरम्स पे बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, जिसमें हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें सारे प्रोग्राम्स अपलोड भी हो रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज है, हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, सबको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं आज, विच इज़ पेरेंटिंग। अच्छा, करियर काउंसलिंग भी उसमें साथ साथ आ गया ऑब्वियसली, लेकिन पेरेंटिंग में हम लोग एक माइंडसेट होता है। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहूँगी कि बच्चों को कहा जाता है नहीं ये वाली फील्ड में ना, इसमें देयर इज़ नो स्कोप। स्कोप का मतलब है जॉब्स नहीं है, ठीक है, तो तुम ये वाली फील्ड की तरफ मत जाओ। बिजनेस की तरफ शायद सिर्फ वही बच्चे जाते हैं जिनके घर में थोड़ा बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, वरना 95% ऑफ किड्स आर फोर्स्ड टू डिफरेंट जॉब्स। तुम ये वाली फील्ड सेलेक्ट करो ताकि तुम्हें आगे जाके ये वाली जॉब मिले। तो ये जॉब और अपना काम, इसकी साइकोलॉजी क्या है और आप क्या प्रेफर करती हैं बच्चे को बताना? मैं ये बताना प्रेफर करूँगी पेरेंट्स को कि जब आपके पास जो आपका बच्चा है उसका अपना टैलेंट चेक करें। यूजुअली हम ख़ानदान को देख रहे होते हैं कि चाचा का बेटा क्या कर रहा है, मामू का बेटा क्या कर रहा है। तो ये तो बड़े कंपटीशन एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा। तो ये कंपैरिजन और कंपटीशन से बाहर निकल के बच्चे का जो टैलेंट है उसको पहचानें। और फिर इसके बाद से दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि अच्छी जॉब मिलेगी तो बच्चा मेरा फाइनेंशियली स्टेबल होगा। हाँ, और ऐसा होता नहीं। अब कितने लोग देखें जो बहुत अच्छी जॉब्स पर हैं और फाइनेंशियली वो स्टेबल पर भी हैं, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल, दे आर नॉट मेंटली इमोशनली हेल्दी, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप बच्चे के टैलेंट पर डूइंग जॉब फॉर द सेक ऑफ डूइंग जॉब, बिकॉज़ दिस इज हाउ दे हैव बीन ब्रॉट अप कि जॉब ऐसा ही हो रहा है। तो बजाय इसके कि आप बच्चे को जॉब पर फोकस करवाएं, आप बच्चे के टैलेंट पर फोकस कराएं। जब बच्चा जो सलाहियत लेकर आया है अपने अंदर, उसकी जो एक बिल्ट इन उसके अंदर मौजूद है सलाहियत। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सही टाइमिंग क्या होती है करियर काउंसलिंग की? सही टाइमिंग जब बच्चा ग्रेड 8 में आता है, जब उसको पता होता है कि मैं 9th में कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपको उसका माइंड तब डेवलप करना चाहिए कि फील्ड्स का उसको एक्सपोजर देना चाहिए। बच्चा कैसे देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता। हमारे यहाँ पे ये होता है कि बुक पढ़ ली है तो मतलब पढ़ ली है, उसको समझा नहीं जाता। पढ़ने में और समझने में बड़ा डिफरेंस है। अब पढ़ाई समझ के साथ हो तो वो माइंड में रहती है। आपका माइंड खुद एक SD कार्ड है, एक अच्छी खासी मेमोरी है, आप उसमें बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। लेकिन हम उस मेमोरी, उस SD कार्ड को यूज़ करना ही नहीं चाहते अच्छे से। अगर आप उसमें सोचें
कि इसमें इतना मटेरियल आप सेव कर सकते हैं, तो आप उसको थोड़ा देखिए, हैंड्स ऑन वर्किंग जो जितना भी आप उसको प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे ना, दैट विल सेव इन देयर माइंड, वो याद रहेगा उसको। मतलब आप उनको एज 7, 8, 9 से आप उनको इंटर्नशिप्स पे लगा दें, ये बात भी है। और एक चीज़ बच्चों के माइंडसेट में डाली जाती है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब ले लेना या फोर्सेस में जॉब ले लेना बहुत अय्याशी है ना, या आपकी बहुत जैसे कहते हैं ना, आपके पास बहुत वो होगी, पावर होगी आपके पास अगर आप इन दोनों चीज़ों में आ जाएंगे। तो एक्चुअली इन दोनों चीज़ों का मतलब वो नहीं था, इन दोनों जॉब्स का मतलब वो नहीं था कि आप CSS करके गवर्नमेंट जॉब में आ जाए तो पावर के लिए आएंगे, या आप फोर्सेस में जाएंगे तो आपको प्लॉट मिलेंगे। लोग वैसे ही सोच सोच के जा रहे होते हैं ना। तो अब ये वाला माइंडसेट जो है, अब बच्चा जो है ये देखता आ रहा होता है अपने घर में, चाचा जो हैं वो वहाँ के इंस्पेक्टर लगे हुए, तो वो जो है वहाँ का DSP है, तो वो तो उनके साथ ये सारी अयाशियाँ वो देख रहा है, तो उसका भी माइंडसेट पर यही बन जाता है कि मैं भी यही जॉब करूँगा, मैं भी यही करूँगा, देखो मेरी भी ज़िंदगी आसान हो गई। तो इस तरह के बच्चों की करियर काउंसलिंग, स्पेशली जिस तरह अभी आपने बात की थी इंटीरियर से आए हुए बच्चों की काउंसलिंग, दे डोंट शिफ्ट। उन्होंने देखा ही यही होता है, उन्होंने यही देखा होता है, उनका दिल भी यही करते हैं, वो आखिर में चाहते यही है कि हम ये काम करके आखिर में कुछ भी पढ़ना है, करना CSS है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो डिज़ायर, जो हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरियात पूरी करनी है, वो इसी वजह से पूरी हो सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो ये कहते हैं कि इससे हम अपने साथ साथ जितने भी कनेक्टेड मीन्स वो अपने साथ अपनी पूरी फैमिली का करियर सोच रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, कि जब पावर आएगी तो ये भी सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा, डॉक्टर्स भी पता चल जाएंगे। और फिर दूसरा हमारा जो कल्चर है कि आप अगर आपकी नो हाउ है, दोस्ती है, तो मतलब सब काम आसान है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर उनको लगता है कि आप सही है होता ही ऐसे है मीन्स के अब रियलिटी की हम जो समझाना चाह रहे हैं उनको, उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो हमारी सोसाइटी में ऐसा ही रहा है। देखिए ना, दो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनमें से एक बच्चा जो होगा वो मस्का पॉलिश नहीं कर रहा होगा टीचर को, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा होगा, अपने असाइनमेंट्स अच्छे से कर रहा होगा, अपने टेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स आएगा। और एक बच्चा कभी घर से लेमन केक लेके जा रहा है, उनके लिए पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली जो है ना, हमें शिफ्ट जो है वो करप्शन साइड पे ज़्यादा नज़र आता है। और जो बच्चा बेचारा होता बहुत अच्छा टैलेंटेड, लेकिन वो देखता है कि यार वो मस्का पॉलिश ज़्यादा हो रही है वहाँ पर, तो वो जो है उनकी बात ज़्यादा क्यों ना आसान शॉर्टकट को फॉलो बच्चा तो बचपन से इसी तरह के माइंड से देखते हैं। वालिदैन में भी, वालिदैन भी अपने बच्चों के बीच में जो है डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वालिदैन नहीं करते, वो कहते हैं ना हमारे लिए सारे बच्चे इक्वल है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की अपनी साइकोलॉजी होती है और वालिदैन हर बच्चे को हर बच्चे के तरीके से लेके चल रहे होते हैं। तो उसमें कोई बच्चा उनका बहुत फेवरेट भी हो जाता है और कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको सारा वक्त सुनने को मिलती रहती है। तो मतलब आई डोंट थिंक सो हमें एक वो बेरियम नहीं मेंटेन करना आता। और जब हम ये करप्शन घर से देखते आ रहे हैं, करप्शन है घर में भी, फेवरेटिज्म जो है मुझे लगता है करप्शन है। जब ये करप्शन आप घर से देखते हुए आ रहे हो तो फिर आपका माइंडसेट भी ऐसा बन जाता है कि दिस इज़ अ ईजी वे आउट। हमारी सोसाइटी उसको देती है ना, एक्सपोजर देती है, उसको बेनिफिशियल बनाती है कि भाई आपको इससे बेनिफिट कि ये सही नहीं है। अब देखिए, इसका इनिशिएटिव तो थोड़ी थोड़ी जगह सही होता है कि आप पहले एक बच्चों को समझाएं, 2 बच्चों को समझाएं, फिर उनको ये तो फिर जाके डेवलप होता है जब वो उसको रियल लाइफ में उसको एक्सपोजर को डेवलप होता हुआ देखें। मैम अब हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो हम सिर्फ उसके चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स उसको रोता हुआ या चीखता हुआ नहीं देख सकते छोटे से बच्चे को ना। तो उसकी खुशी के लिए सब कुछ आ जाता है घर में, सब कुछ बन जाता है खाने का घर में, जिससे मेरा बच्चा खुश हो रहा हो। लेकिन क्या बच्चों को सिर्फ ये चीज़ चाहिए? और क्या हमें हर वक्त उनकी सिर्फ खुशी का ही सोचना चाहिए या उनको डिफरेंट इमोशनल एक्सपीरियंस करने देने चाहिए? बच्चों को हर वक्त खुशी का बिल्कुल सोचना है, हमें बच्चों को खुश रखना है, क्योंकि हम बहैसियत इंसान हम इमोशंस की बेसिस पे फैसले करते हैं। सही। हम अगर एक्साइटेड होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम काम करते हैं। अगर हम उदास होते हैं, गुस्से में होते हैं तो हम काम नहीं कर पाते। अब जहाँ तक ये बात है कि बच्चा अगर डाउन फील कर रहा है तो बच्चे को वहाँ महसूस उस फीलिंग को करने दें। बाज़ औक़ात बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, हमारा भी मूड ऑफ होता है। हम बच्चों को उनके मेल्ट डाउन से गुजरने नहीं देते। बच्चे रोते हैं तो हम चाहते हैं बच्चे रोएं ना, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं तो हम उन्हें चुप करा देते हैं। होता यह है कि वो सारा उनके अंदर रिजेंटमेंट जमा होता रहता है और फिर बच्चों के अंदर एग्रेशन डेवलप होता है।
तो बजाय इसके बच्चों को काम डाउन करें, बच्चों की जो बात है उसे सुने। हमारे यहाँ जो कल्चरली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फुकदान है कि हम लोगों को सुनते नहीं हैं, हम फ़ौरन बात करते हैं, हम बात करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। अगर माएँ बल्कि वालिदैन बच्चों को सुनना शुरू करें, बच्चों की बात को सुनें, उनको एम्पथाइज़ करें, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, तो इससे जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और दूसरी चीज़ मैं समझती हूँ कि बच्चों वालिदैन को जो फोकस करनी चाहिए वो वैल्यू सिस्टम पर है। इसमें इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अब करप्शन की बात की, करप्शन क्या है? जब यहाँ पर लोग करप्शन कर रहे होते हैं वो बाहर मुल्क में जाके करप्शन नहीं करते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये यहाँ हाँ वहाँ देखने वाले लोग हैं, यहाँ देखने वाले लोग नहीं हैं। Exactly. तो हमारे अंदर जब इंटेग्रिटी होगी कि जब कोई भी नहीं देख रहा फिर भी हम सही काम कर रहे हैं, तभी हम एग्जैक्टली आगे बढ़ पाएंगे और हम सही, मुझे लगता है कि उसी वजह से फिर हम आगे बढ़ सकते हैं एज अ नेशन। अच्छा मैम, इसमें थोड़ा सा बच्चों का एटीट्यूड भी ऐसा है, ये क्या है, आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं खाना। मतलब मुझे याद है हमारे वक्तों में हमारी अम्मा कहती थी बेटा यही है, खाना है खाना, नहीं खाना ना खाओ। और लिटरली कभी कभी आप बगैर खाए भी सोने जाते थे क्योंकि आपने उस वक्त खाना नहीं खाया और फिर आपको खुद ही अंदर से होता था सच्चा मैं खा ही लेती थोड़ा सा, यू नो। लेकिन अब क्या होता है, नहीं खाना, अच्छा अच्छा बेटा क्या खाना है, फिर क्या खाना है, अच्छा बताओ बताओ मैं मंगाती हूँ, अच्छा बताओ बताओ मैं बनाती हूँ। तो एक ये चीज़, फिर दूसरा बच्चे को बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे टॉयज़, हर तरह की फैसिलिटीज़ ला के दे देना, यू नो, जस्ट बिकॉज बच्चे को लगे ना कि वो कहीं से, उसको कहीं से वो कमी फील ना हो, अंदर से वो फील ना हो, तो बच्चे को सब कुछ ला के दे देना। इन एटीट्यूड्स, इस तरह के पेरेंट्स के एटीट्यूड से बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बच्चों पे ये असर हो रहा है कि उनकी जो टॉलरेंस लेवल है वो कम होता जा रहा है, उनके अंदर रेजिलियंस नहीं है, उनके अंदर रेजिलियंस नहीं है। वो जब कभी किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसकी वजह ये कभी उन्होंने स्ट्रगल देखी नहीं होती। अब ये छोटी सी चीज़ जो आपने एग्जांपल दी कि खाना है, अम्मी ने रखा, खाना है तो खाओ वरना छोड़ दो, ये बिल्कुल एक बहुत छोटी सी चीज़ है। अब बच्चा जब देखता है ना कि मेरी माँ, अगर मैं नहीं भी खा रहा और मैं मना कर रहा हूँ बदतमीज़ी से भी, चाहे मेरा कोई भी एटीट्यूड है, लेकिन माँ मेरी मुझसे है, वो कुछ भी बाहर से मंगा के लेकर आ रही है, के लिए चीखता भी है, चिल्लाता भी है, चीज़ें भी फेंकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो बच्चे फिर मैनिपुलेट करना सीखते हैं। नहीं तो फिर आप इन सारी सिचुएशंस में क्या करो जब बच्चा ये कर रहा हो, चीख चिल्ला रहा हो, चीज़ें फेंक रहा हो, जोर जोर से रो रहा हो, इसमें इग्नोर। और साथ ही साथ देखें, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, ख़ासतौर पर मदर्स की। पर एक और भी तो मुसीबत है, बच्चे का दोस्त बन के रहो। दोस्त बिल्कुल बने, कैसे बने? बच्चे का दोस्त बनेंगे तो पेरेंट्स कैसे बनेंगे? पेरेंट्स ऐसे बन सकते हैं बच्चे का दोस्त कि बच्चे के साथ वक्त गुजारें। नहीं नहीं, वो तो डेफिनेटली गुजारें, लेकिन अगर आप दोस्त बने तो आप हर वक्त उसके लिए अच्छी खुशी और इस तरह सोचोगे ना, और इसी तरह उसको खुश रखने का सोचोगे। जब हम दोस्ती कर लेते हैं तो फिर हम दोस्त को खुश रखने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, रियलिटी चेक्स कम कम देते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के दोस्त बन जाएंगे तो फिर बच्चे सीखेंगे किससे? दोस्तों से। जो अच्छा दोस्त होगा वो रियलिटी चेक देगा। अगर योर फ्रेंड इज़ नॉट गिविंग यू द रियलिटी चेक, देन ही इज़ नॉट योर फ्रेंड। तो हमें वो फ्रेंड बनना है, सोहबत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो फ्रेंड बनना है बच्चों का जो कि बच्चे को रियलिटी चेक दे। हमारी अम्मा हमें आंखों से रेगुलेट करती थी, बस समझ आ गया कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। अभी तो बच्चे को किसी भी तरह की आंखें दिखा दो, कहते हैं व्हाट। क्योंकि पेरेंट्स अब तो बच्चे समझ जाते हैं कि मम्मा से कैसे चीज़ मांगनी है, और फिर जो है वो उनकी पॉकेट मनी हमारी एक लिमिट में होती थी। अब उन बच्चों को पता होता है कि अगर नहीं अच्छा है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मिल जाएगा कुछ। मुझे लगता है कि पेरेंट्स फियर बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो खुद खौफजदा होते हैं इतने ज़्यादा कि उन्हें अपने डिसीजंस पर भी बच्चों में ना ग्रैटिट्यूड और जो है उसमें गुजारा करो वाला एटीट्यूड डेवलप करना है हमें एज अ पेरेंट। बिल्कुल, जो कि हम सब कुछ फुलफिल करके उनकी ये चीज़ छीन लेते हैं उनसे, या आगे जाके उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। इसी बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम रह गया। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।